घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी साहिल जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम साहिल है। मैं अभी गुजरात में रहता हूँ, लेकिन कुछ साल पहले मैं यूपी में रहा करता था। मैं हमारे गांव का नाम तो आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, जिस जगह पर हम लोग रहते थे गांव में आज भी हमारा वहाँ पर घर है। वो गांव गोंडा ज़िले में है। वहाँ पर मॉर्निंग में कुछ 6 बजे के आसपास दूध वाला हमें दूध देने आता था। फिर एक दिन पता चला कि उसकी मौत हो गई है। वो आदमी की एज लगभग 40 साल के आसपास की होगी। लोग समझ ही नहीं पाए कि वो मरा कैसे। कुछ लोगों को यूँ लग रहा था कि शायद हार्ट अटैक से मर गया होगा या साइकिल चलाते हुए मर गया होगा। जितने लोग थे वो अलग अलग रीजंस दे रहे थे। उसकी मौत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। मॉर्निंग में कुछ 6:15 बजे के आसपास उसकी लाश एक आदमी को मिली। उसकी जो दूध वाली साइकिल थी वो साइकिल गिरी हुई थी। पूरा दूध रास्ते पे गिर चुका था और वो आदमी उसी साइकिल के पास मरा हुआ था। वो कितने बजे मरा था ये नहीं पता, लेकिन जिस आदमी को वो मिला तभी 6:15 बज रहे थे। उस आदमी ने गांव में इसके बारे में सभी लोगों को बताया और सभी लोग उसकी मौत से बहुत ज़्यादा भयभीत हो चुके थे कि इतना अच्छा आदमी कैसे मर सकता है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि हो सकता है जंगली जानवर से डर की वजह से इसे हार्ट अटैक आ गया होगा, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। कुछ समय के बाद, लगभग 8 से 10 दिन के बाद, एक दूसरा दूध वाला ऐसे ही गांव में सभी लोगों को दूध देने आता था। जिस तबेले से वो पुराना आदमी दूध कलेक्ट करके सभी के घरों में जाकर देता था, उसी तबेले वाले ने एक दूसरे आदमी को काम पर रखा था। शुरू में 4-8 दिन तो उसने भी सभी के वहाँ पर दूध ला कर दिया, लेकिन फिर उसकी भी ऐसी ही मौत पाई गई। एक सुबह में जब वो निकला तभी उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। हाँ, साइकिल गिरी हुई थी, दूध रास्ते पर बिखरा हुआ था और वो आदमी मरा पड़ा था। गांव के लोग इससे और ज़्यादा डरने लग गए थे। अब जो तबेले वाला था उसने कहा कि अब आपके गांव में हमारे वहाँ से दूध देने कोई नहीं आएगा। वैसे ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी से ही वो लोग हमारे गांव में दूध देने आते थे। देखते ही देखते ये बात आग की तरह आसपास के गांव में फैल चुकी थी। कुछ लोग इसे काले जादू का भी नाम दे रहे थे। सच्चाई क्या थी ये बाद में पता चली। एक रात की बात है कि हमारे गांव के 4 से 5 लोग मिलकर खेत में बैठे हुए थे और खेत का कुछ काम भी कर रहे थे। उन्हें घर जाने में कुछ देरी हो चुकी थी। रात के शायद 12-1 बज चुके थे। तो उन लोगों ने आपस में ही प्लान किया कि क्यों ना रात में यहीं रुक जाए, सुबह में उठकर अपने अपने घर चले जाएंगे। वो सभी लोग एक ही खेत में पास पास में अपना बिस्तर लगाकर सो गए। सुबह में जब एक की आंख खुली तो उसने देखा कि जो 4-5 लोग थे उनमें से एक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे जब ढूंढा गया और सूरज सुबह में जब निकला तो सूरज की रोशनी में देखा गया कि वो आदमी खेत के पास जो एक बड़ा सा पेड़ था उस पर ही उल्टा लटका हुआ था, यानी कि उसकी लाश लटकी हुई थी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी वहां पर पहुंचा कैसे और उसे किसने मारा होगा। एक अचंभे वाली बात ये थी कि उसी पेड़ के पास जो रास्ता गुजरता था वहीं पर वो दूध वालों की भी मौत हुई थी। वो जितने भी आदमी खेत में थे उस आदमी को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। उसका पेट बुरी तरह से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पेट में हाथ डालकर पीठ से निकाल दिया हो। एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था। ये वो चारों पांचों लोगों ने जब देखा
तो वो लोगों ने गांव में आकर ये बात सबको बताई। गांव के लोगों का अब ये विश्वास बन गया था कि वहाँ कोई तो बुरी आत्मा है। एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को और ये बता दूँ, वो रास्ता जो था खेत के बीच से होकर गुजरता था और उसे हम कच्चा रास्ता कहते थे। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। रात में तो रात में, दिन में भी वहाँ पर लोग आते जाते नहीं थे, क्योंकि वहाँ से कुछ रास्ता कहीं पर जुड़ता ही नहीं था और उसके पीछे घना जंगल जैसा एरिया था। इसी वजह से लोगों का वहाँ पर गुजरना बहुत कम होता था। एक बात अब लोगों के ये समझ में आई कि ये जो भी होता है ये रात में ही होता है और हो सकता है कि ये बुरी आत्मा ही हो। लोग इसके बारे में आस पास के लोगों से चर्चा करने लगे। एक आदमी जो कि हमारे ही गांव का था, वो उस पेड़ के पास गया और उस पेड़ की जड़ में से कुछ उसने मिट्टी उठाया। उसके बाद उस कच्चे रास्ते पर आया और वहाँ से कुछ उसने मिट्टी उठाया। फिर वो दोनों मिट्टी को लेकर उसने एक आग जलाई और आग जलाकर उसने कुछ मंत्र पढ़े, जिसके बाद वो मिट्टी को उस आग में डाल दिया। जैसे ही उसने उस मिट्टी को आग में डाला, वो आग और ज़्यादा भड़क उठी और उस आग में से कुछ बनता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगा कि कोई आकार बन रहा है। वैसे तो आग के ऊपर अगर मिट्टी डाल दो तो वो आग बुझ जाती है, लेकिन वो आग कुछ ज़्यादा ही भड़क उठी। इसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। फिर उसने कहा कि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच बातें हैं। उसने फिर कहा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं का वास है। गांव के लोगों ने उससे पूछा कि आत्माओं का वास है? पहले तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा था यहाँ पर। उसने कहा कि क्या कभी कोई रात में यहाँ पर सोता था? तभी एक आदमी उठा और उसने कहा कि हाँ, कुछ समय पहले मैं एक रात मेरे एक दोस्त के साथ अपनी खेत में सो रहा था, लेकिन रात के 3-4 बजे के आसपास हमें बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी और डर लगने लगा, तो हम आधी रात को उठकर ही अपने अपने घर पर चले गए। फिर दूसरा आदमी उठा, उसने भी यही सेम चीज़ ही कहा। उसका कहना भी यही था कि मैं भी एक रात में जब यहाँ पर सो रहा था खेत का काम ख़त्म करने के बाद, तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ों से मैं इतना ज़्यादा डर गया और कोई दिख भी नहीं रहा था, तो इस वजह से मैं भी उठकर अपने घर चला गया और दोबारा खेत में सोने का कभी भी निर्णय नहीं लिया। अब बात ये थी कि ये लोग जो मर रहे थे उन आत्माओं की वजह से, वो आत्माएं किसकी थी, कहाँ से आई, ये बात कोई नहीं जानता था। फिर उस आदमी ने कहा कि उन आत्माओं का सामना करने मुझ में भी इतनी ताकत नहीं, मैं अकेले उन आत्माओं से नहीं लड़ सकता। इसीलिए अगर आप लोग मेरी मानो तो कोई ऐसे तांत्रिक या ओझा को ढूंढ कर लाओ जो इन आत्माओं का सामना करके इनसे पूरे गांव वालों को मुक्ति दिला दे। गांव वाले लगे ही थे कि कोई आदमी ऐसा मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। फिर एक रात जब सभी लोग घर के अंदर सोए हुए थे, तभी ही किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक घर में से आ रही थी। उस घर में लोग भी रहते थे। जब वहाँ पर जाकर देखा तो उस घर के अंदर जो 3 लोग रहते थे, वो तीनों ही बिना कपड़े के खून में लथपथ होकर ज़मीन पर पड़े हुए थे। एक और आश्चर्य की बात ये थी कि वो तीनों तो मर गए थे, परंतु वो तीनों के हाथ और पैर बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके थे। यानी कि एक आम आदमी का जितना लंबा हाथ होता है, उससे 3 गुना लंबा हाथ उन लोगों का हो चुका था। हाथ बहुत पतले भी हो गए थे और लंबे भी। और उनमें से जो 3 में से एक आदमी था, उसका जो चेहरा था वो बहुत बुरी तरह से डैमेज था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े बड़े पत्थर से मार कर इसका सर ही कुचल दिया हो। ये बात से और भी ज़्यादा लोग अब डर चुके थे। तभी ही वो जो आदमी था जिसने मिट्टी डाला था आग पर, उसने कहा कि उन आत्माओं को पता चल गया है कि गांव में हम लोग उनका सामना करने किसी तांत्रिक या ओझा को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें कैद कर दे या हमें उन लोगों से मुक्ति दिला दे। इसीलिए ये उनकी तरफ से एक चेतावनी है। गांव के लोगों ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उस आदमी ने कहा कि मैं सभी लोगों को
एक मंत्र पड़ा हुआ धागा देता हूँ। उसे अपने घर के चारों ओर बांध दो। उससे होगा ये कि कितनी ही वो आत्माएं शक्तिशाली होगी, लेकिन घर के अंदर कभी नहीं आ सकेगी और किसी तांत्रिक या ओझा को ढूंढने का काम उसे जारी ही रखना। लगभग एक हफ्ता गुजरा होगा कि फिर से एक आदमी उसी गांव का वो कहने लगा कि हमें एक तांत्रिक मिला है। वो कह रहा है कि हम आकर आपका जो भी काम है उसको कर देंगे और जो आपकी समस्या है उसका समाधान भी हमारे ही पास है। तभी ही उनमें से एक आदमी कहने लगा कि तुम्हें वो तांत्रिक या ओझा मिला कहाँ से? उसका कहना यह था कि उसने अपने एक दोस्त से ये बात कही थी, तो उसके दोस्त ने उसे बताया कि हमारे गांव से नेपाल की ओर 80 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक है और वो आदमी उस तांत्रिक के पास जाकर आया था। फिर गांव वाले ने कहा कि ठीक है, आप उन्हें बुला लाओ और हो सकता है कि वो हमें इन आत्माओं से मुक्ति दिला दे। ये जो गांव के लोग थे, इनमें से 3 लोग और उस आदमी के साथ जुड़ चुके थे। ये चारों ही लोग जाकर उस तांत्रिक को वहां से ले आए अपने साथ। वो जो तांत्रिक जी थे उनके साथ भी 3-4 लोग और थे। जब वो गांव में आए तभी हम लोगों को और भी लोगों से पता चला कि वो बहुत नामचीन आदमी है और वो जो तांत्रिक थे उन्होंने लगभग 9 साल की तपस्या की हुई थी। इससे ये बात हमें समझ में आ चुकी थी कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने गांव के ठीक उसी कच्चे रास्ते पर जाकर अपनी जो चप्पल थी उसे वहीं पर छोड़ दिया और कहने लगे कि मुझे वो पेड़ दिखाओ जहाँ पर वो आदमी की लाश थी। गांव के लोगों ने कहा कि वो सामने जो पेड़ है उसी पर था। फिर वो तांत्रिक जी उसी पेड़ के पास गए। पेड़ पर हाथ लगाकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, मैं तो उस वक्त वहां पर नहीं था, लेकिन गांव के जितने लोग हैं वो कहते हैं कि जो वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने उस पेड़ पर से चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें सुनी। एक का कहना तो ये भी था कि मैं उस पेड़ के करीब था, मुझे इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझे जलती हुई आग के बीच में डाल दिया गया है। इतनी गर्मी मुझे लग रही थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैं उस पेड़ से पीछे हट गया। लेकिन उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने अपना हाथ उस पेड़ पे से हटाया और जहां पर अपनी चप्पल रखी हुई थी वहां पर दोबारा आए, उसी चप्पल को पहना। फिर कहने लगे कि यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा ले। जो गांव के लोग थे उन्होंने वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली। फिर वो कहने लगे कि उसी पेड़ के ऊपर जाके डाल दो। दोस्तों, ये बात बहुत आश्चर्यचकित थी कि जब गांव के लोगों ने वो मिट्टी को उठाकर उस पेड़ पर फेंका तो उस मिट्टी में आग लग चुकी थी और पूरी तरह से वो आग जलती हुई सबने देखा। जब वो ज़मीन पर भी मिट्टी गिरी तब भी उसमें आग लगी हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद वो वहाँ से लौट आए हमारे ही गांव में। फिर अगले दिन उन्होंने काले रंग का धागा मंगवाया था और कुछ फूल मंगवाए। उन्होंने एक माला अपने हाथ से बनाई, वो फूल की और उस काले धागे की। फिर वो कहने लगे कि उसी पेड़ के ऊपर जाकर इस माला को टांग दो। गांव के लोगों ने कहा कि हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ना। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं। लोग गए, जाकर उसी फूल की जो माला को उस पेड़ पर टांग दिया। जैसे ही वो माला को टांगा और वो लोग वहां से हटे, तब 10 मिनट के बाद तांत्रिक जी वहां पर पहुंचे। उन्होंने माला की ओर देखते हुए कुछ पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद वो फूल की माला बुरी तरह से अपने आप आग पकड़ चुकी थी और वो जलती रही। दोस्तों, वैसे तो हमने देखा है कि धागे में अगर आग लगाओ या किसी भी चीज़ में तो उसकी राख बनकर हवा में उड़ जाती है, लेकिन वो माला जब जल रही थी तो उसमें से कुछ पानी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो माला मेल्ट हो रही है। और फिर नीचे उन्होंने एक अपने पास से मटका रखा हुआ था जो लाए हुए थे। वो मटके में वो सारा पानी, या यूँ कहिए कि वो जो हार था वो मेल्ट होकर उसमें चला गया। फिर मटके को उन्होंने कुछ मंत्र से बांध दिया
लेकिन कोई भी कपड़ा या ढक्कन नहीं ढका था, बस ऐसे ही था वो मटका। हम लोगों ने देखा कि उसके बाद में वो मटका उसी ज़मीन पर पड़े पड़े अपने आप हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसा कि उसमें कोई जीवित चीज़ है जो हिल रही है। फिर हमने देखा कि वो हिलते हिलते और ज़ोर से हिलने लगी। गांव का एक आदमी तांत्रिक जी के पास जाकर कहने लगा कि अगर ये मटकी फूट गई और वो फिर से आज़ाद हो गया तो। तांत्रिक जी ने बस उसे देखा, शायद वो गुस्से में देख रहे थे, और एकदम चुप ही खड़े रहे। 10 मिनट तक के वो हिलती रही, उसके बाद में वो शांत हो गई। फिर उन्होंने वो मटकी उठाई वहाँ पर और कहा कि इस पेड़ की जड़ में 8 फीट तक गहरा गड्ढा खोद दो। लोगों ने वहीं पर खुदाई का तुरंत काम शुरू किया और फिर उस मटकी को उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। लोगों ने जब बाद में उनसे पूछा कि तांत्रिक जी, वो जो आत्माएं थी तो वो अब तो हमें परेशान नहीं करेगी ना? उन्होंने कहा कि 11 आत्माएं उस एक मटके में मैंने कैद किया हूँ, और जो 2 आत्माएं थी वो ये देखकर यहाँ से भाग गई। अब वो दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, और जो 2 भागी भी है वो दोबारा भी इस गांव में कभी नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों, गांव के लोगों ने मिलकर उन्हें फिर से उसी जगह पर छोड़ दिया। कुछ साल के बाद ऐसा ही एक घटना हमें और सुनाई में दी, लेकिन जब उस तांत्रिक जी को ढूंढने के लिए गांव के लोग गए उसी जगह पर, तो पता चला कि वो उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं। अब वो कहाँ है ये नहीं पता। और एक अजीब बात दोस्तों ये भी थी कि वो जो पेड़ था वो आज तक सूखा पड़ा है। यानी जब तक वो मटकी को उस पेड़ के नीचे नहीं गाड़े थे तब तक वो पेड़ हरा भरा था, लेकिन मटकी को गाड़ते ही वो पेड़ अगली सुबह में जब हम लोगों ने देखा तो बिल्कुल सूखा हुआ था। आज इतने साल बीत चुके हैं, आज तक उस पर ना तो एक फूल खिला और ना ही एक पत्ता हरा हमने देखा। तो दोस्तों, ये थी साहिल जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रिया जी की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रिया है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैंने अपनी पिछली कहानी में कहा था कि मैं एक इंजीनियर हूँ और बेंगलोर में जॉब करती हूँ। ये बात अभी 1-2 महीना पुरानी ही है, जब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हम साथ में वेकेशन पर कहीं जाने का प्लान बना रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम वेकेशन के लिए गोवा जाएंगे। मैंने सजेस्ट किया कि फ़्लाइट की टिकट्स करवा कर हम गोवा जाएंगे, पर मेरे सभी दोस्त जो थे उन्होंने कहा कि इसमें इतना कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो क्यों ना हम अपनी कार से गोवा चलते हैं। मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा करना शायद सही नहीं होगा, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। फिर ना चाहकर भी मुझे भी हाँ कहना पड़ा। आपको तो पता ही होगा कि जब दोस्त सब एक साथ हो तब कितनी मस्ती होती है। इन्हें कोई भी काम सही तरीके से करना नहीं होता है। अगली सुबह हम सभी जल्दी उठ गए। हमने अपने कपड़े पैक किए और कुछ खाने का सामान लिया और फिर निकलने के लिए तैयार हो गए। मेरी एक दोस्त थी जिसने अपनी कार लाई हुई थी। हम सभी उस कार में बैठकर अपनी वेकेशन के लिए निकल पड़े। हमने गूगल मैप ऑन किया और उस पर अपनी डेस्टिनेशन डाल दी। सब कुछ सही ही चल रहा था। अचानक मेरे मोबाइल का नेटवर्क उड़ गया। अगर आप में से कोई लोग गोवा गए होंगे बाई रोड तो आपको पता ही होगा कि रास्ते में कुछ ऐसी जगहें भी आती है जहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है। वैसा ही हमारे साथ हुआ था। अचानक से हमारा नेटवर्क चला गया। क्योंकि हम सभी लोग फर्स्ट टाइम गोवा जा रहे थे बाई रोड, तो किसी को भी रास्ते का कोई अता पता नहीं था। फिर कुछ टाइम चलने पर हमें एक आदमी दिखा जो अपनी खेत के अंदर काम कर रहा था। हमने उससे गोवा जाने का सही रास्ता पूछा तो उस आदमी ने बताया कि तुम सही रास्ते पर हो, आगे तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, उसमें से राइट वाला रास्ता चुन लेना। उसकी बात सुनकर हम अब आगे निकल गए। अब शाम भी हो चुकी थी।
और कुछ समय में रात भी होने वाली थी। थोड़ा दूर जाने के बाद समय अब रात का आ चुका था। रात में काफ़ी ठंड थी। आसमान अंधेरे से पूरी तरह से ढक चुका था और जंगलों से भी काफ़ी भेड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। हमने नोटिस किया कि आज चांद भी नहीं निकला था, जिसकी वजह से अंधेरा और भी ज़्यादा हो चुका था। मेरे दोस्त ने बताया कि आज अमावस्या की रात है। मेरी एक फ्रेंड है निखत, वो काफ़ी धार्मिक है। उसने बताया कि इस रात में बुरी शक्तियाँ बाहर निकलती है और अपने शिकार को तलाश करती है। मेरे जो बाकी के फ्रेंड थे उन लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि निखत, तुम पागल हो। आज के टाइम में ऐसी भूत प्रेत की बातों पर कौन विश्वास करता है? तुम तो इंजीनियर हो ना, या फिर कहीं कोई बाबा हो। कुछ टाइम में हम सभी उस जगह पहुंच गए जहां उस आदमी ने बताया था कि हमें जहां पर 2 रास्ते मिलेंगे। बट हम वहां जब पहुंचे तो हम देखकर दंग रह गए कि वहां 2 नहीं बल्कि 3 रास्ते थे। मैंने कहा कि यार, उस आदमी ने तो कहा था कि 2 रास्ते ही मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 3 रास्ते हैं। मेरी फ्रेंड बोली कि शायद गवर्नमेंट ने यहाँ एक और नया रास्ता बना दिया होगा, इसलिए यहाँ पर 3 रास्ते हो गए हैं। रिया, तू ज़्यादा मत सोच। और हम उस रास्ते पर निकल पड़े। हमने देखा कि रास्ता काफ़ी सुनसान था। वहाँ ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई इंसान। सबसे अजीब बात ये थी कि वो जंगल होने के बावजूद उसमें से कोई जानवरों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। न किसी पक्षी की आवाज़ थी और न ही कोई और। मैं उनसे कही भी कि यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस रास्ते में अजीब सी घबराहट हो रही है। एक काम करते हैं, हम वापस चलते हैं। तो मेरी सारी दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि तू पागल है, और फिर वो लोग हंसने भी लगी। कुछ उनमें से ये भी कह रहे थे कि रिया, तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं, हम तेरे साथ हैं। इतनी बड़ी हो गई है और आज भी तू डरती है। उस रास्ते पर कुछ समय चलने के बाद हमें एक घर दिखा। तो मेरी दोस्त ने कहा कि रिया देखो, वहाँ एक घर है। अभी तुम्हें लगता है कि हम गलत रास्ते पर है? मैंने जब वो घर देखा तो वो घर वहाँ पर अकेला ही था, यानी उसके आसपास कोई दूसरा घर नहीं था। मैं सोची कि कितना अजीब इंसान ये होगा कि ऐसी जगह पर रहता है जहाँ कोई नहीं है और ना तो कोई जानवर का नामो निशान दिखाई दे रहा था वहाँ पर। हम आगे बढ़ गए। मैं रास्ते को देखते हुए ही जा रही थी। करीब 20 मिनट के बाद मुझे दोबारा से वही घर दिखाई दिया। मैंने अपनी दोस्त को बताया, क्योंकि फ्रेंड्स का सारा ध्यान कार ड्राइव करने पर था, तो उसने नहीं देखा। वो बोली, रिया, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें उस घर से आगे गुजरे हुए 25 मिनट से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। फिर से तुम्हें वही घर कैसे दिख सकता है? वो कोई दूसरा घर होगा। मुझे भी कहीं हद तक उसकी बात सही लगी। हम दोबारा से आगे चलने लगे और अब फिर से मुझे वही घर दिखाई दिया। मैंने तुरंत कहा कि कार रोको और देखो, ये घर वही है। जब उन लोगों ने भी देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन लोगों को भी मेरी बात मानना ही पड़ा। हमने कार फिर से स्टार्ट की और आगे निकले। कुछ टाइम में हमें फिर से वही घर दिखा। हम वहाँ से भागकर निकल जाना चाहते थे, लेकिन हम क्या करते? अब हम और भी ज़्यादा डर चुके थे। हम जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, हम फिर से वहीं पहुँच चुके थे। तब मेरी फ्रेंड निखत ने बताया कि हम किसी छलावे में फंस चुके हैं। ये बात सुनकर मुझे मेरी वो बचपन का इंसिडेंट याद आ गया, जो मेरी दादी के घर में मेरे साथ घटा था, जो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ इसी चैनल पर। हम सभी ने अपने गॉड को याद किया और दोबारा से एक बार फिर कोशिश करके वहाँ से आगे निकले, लेकिन हमारी कोशिश में हम नाकाम थे, क्योंकि हम थोड़ी देर के बाद उसी घर के पास पहुँच चुके थे। हमारा सब्र टूट चुका था और हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे। अब गोवा पहुँचने की उम्मीद भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी।
और बस यही था कि यहाँ से जिंदा बचकर हम लोग वापस घर चले जाए। कोई अगर हमें दिख जाए तो उससे हेल्प मांग लेंगे। हम सभी कार से उतर गए और उस घर की तरफ निकल पड़े। वो घर काफ़ी अजीब सा था। उस पर एक पीली वाली बल्ब जल रही थी। मेरी जो दोस्त थी उस घर के दरवाजे पर नॉक किया तो वहाँ से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी निकला। हम सब ने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अंदर आ जाओ और रात यहाँ अंदर काट लो, सुबह तुम सब चले जाना। मेरी सभी फ्रेंड इस बात पर तैयार हो गई, बट मुझे कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। मैंने अपनी दोस्तों से कहा कि यहाँ नहीं रुकते हैं यार, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। मेरे दोस्तों ने बोला कि देखो, अंदर और भी लोग हैं जो सो रहे हैं, और वैसे भी आज रात की ही तो बात है, सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर कोई ऑप्शन नहीं भी था हमारे पास, इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है। मैं जैसे ही अंदर पैर रखने ही वाली थी कि मुझे लगा किसी ने मुझे पकड़ कर रखा है। जब मैं पीछे मुड़ी तो मुझे फिर से वही बाबा दिखे जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा चमक रहा था। वो मुझे अंदर जाने से मना कर रहे थे। मेरी दोस्त ने कहा कि जल्दी करो रिया, अंदर चलो, हमें भी अंदर जाने दो। मैं बोली यार प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अंदर चली जाऊं। मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि अंदर और भी लोग तो सो रहे हैं, तू हमारी बात क्यों नहीं मान रही। मैंने कहा कि क्या तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? यहाँ इस वीराने में एक घर है, उसके आस पड़ोस में भी कोई घर नहीं, और इन लोगों की तरफ देखो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जिंदा ही नहीं है, बिल्कुल बेजान से पड़े हैं? मेरी दोस्त बोली रिया, शायद तुम सही कह रही हो। हम तुरंत वहां से निकलने लगे तो वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से बोलने लगा, अंदर आ जाओ और आराम कर लो। हम और भी ज़्यादा डर गए। तुरंत हम अपनी कार में बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हम किसी तरह इस छलावे से बच जाए। कुछ टाइम के बाद सुबह होने लगी। मेरी फ्रेंड की कार स्टार्ट हो चुकी थी और फिर हम वहाँ से चलने लगे। फिर हम उसी जगह पहुँचे जहाँ हमने उस 3 रास्ते को देखा था। हम ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ अब 3 नहीं बल्कि 2 ही रास्ते थे। फिर हम सभी ने भगवान का शुक्रिया किया कि हम उस छलावे से बचकर निकल गए। कुछ घंटों में हम गोवा पहुंच गए। हम सभी अपनी फ्रेंड्स की नानी के यहाँ रुके, जहाँ हमने ये सारी घटना अपनी फ्रेंड की नानी को बताई। तो उसकी नानी ने जो बताया ये सुनकर हम फिर से दंग रह चुके थे। उसकी नानी ने बताया कि जहाँ हमें 3 रास्ते मिले थे वो तीसरा रास्ता कहीं भी नहीं जाता है, और जो घर हमें उस रास्ते पर मिला था वो कोई घर नहीं छलावा था। अक्सर लोग इस छलावे से डर के उस घर में रुकने के लिए मान जाते हैं, और जो भी उस घर के अंदर जाता है वो फिर कभी नहीं लौट कर आता है। मैं सोची अगर हम उस घर के अंदर चले जाते तो हमारा क्या होता। यही सोचकर आज भी मेरा दिल डर से कांप उठता है। हम सभी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि अब कभी भी वहाँ नहीं जाएंगे और बाई रोड तो कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी रिया जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी आयुराज की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आयुराज है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, और जो आज मैं घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है। ये बात उन दिनों की है जब मैं 19 साल का था। मेरे दोस्त का नाम मोहित है। तो मोहित का घर मेरे घर से कुछ 9 किलोमीटर की दूरी पर था। हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था कि रात में 1 बजे के बाद हम दोनों ही पार्टी करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, जिस दिन हम लोगों ने प्लान किया था पार्टी करने का, उस दिन मोहित के घर वाले कहीं घूमने जा रहे थे, तो रात में कोई नहीं था उसके घर पे। हम दोनों ने मिलके पूरी पार्टी का इंतज़ाम किया, और मेरी पार्टी तो रात के 1 बजे की थी, तो मैं घर पे बता के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था।
इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं चुपचाप से अपनी बाइक लेकर चला जाऊंगा। फिर एक समय आया जब सब लोग सो गए। मैंने चुपचाप से अपनी बाइक की चाबी ली और मोहित के घर जाने के लिए निकल पड़ा। बीच रास्ते में बहुत बड़ा और घना जंगल पड़ता था, जो कि शॉर्टकट का रास्ता था। मेरी बाइक जंगल के पास आई, वैसे ही मुझे लगने लगा कि मेरी बाइक पर केवल मैं नहीं, कोई और भी पीछे बैठा हुआ है। और मैंने फिर ध्यान नहीं दिया। मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि जल्दी मोहित का घर आ जाए और हम दोनों ही पार्टी करना शुरू कर देंगे। वैसे तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पार्टी में लोग क्या करते हैं। बस वैसी ही पार्टी हम लोग भी करने वाले थे। उसके बाद जैसे ही जंगल क्रॉस हुआ, मेरी बाइक का मानो पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने मोहित को कॉल किया, पूरी बात बता दी। उसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, तुझे लेने आता हूँ। मैं रोड की साइड में बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। जब मैं वहाँ पर अकेला बैठा था उस सुनसान रास्ते पर, तब मुझे एकदम से किसी की आवाज़ आई कि बेटा, पार्टी में जा रहे हो। ये सुनकर मानो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने अपने फ़ोन की लाइट को ऑन किया, आसपास देखा तो कोई नहीं था। सामने से मुझे एक बाइक आती हुई दिखी। तो जब वो बाइक मेरे पास आई तो वो मेरे दोस्त की ही बाइक थी। उसने मुझे पिक किया और अपने घर लेकर चला गया। हम लोग जिस रूम में थे उसके सामने एक रूम था, पर वो हमेशा ही बंद रहता था। एक बार मुझे ऐसा लगा कि कोई हम दोनों को देख रहा है, तो मैंने मोहित से बोला कि यार, इस रूम में लगता है कि कोई है और कोई हमें देख रहा है। जिसके बाद मोहित ने बोला कि अरे, इस रूम में तो कोई नहीं रहता है यार। फिर मैंने भी उस पर ध्यान नहीं देते हुए पार्टी शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे के बाद उसी रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम दोनों ही एकदम डर गए और फिर एक लाल कपड़ा सामने से उड़कर हमारी ओर आया और मेरे पैर के पास वो अपने आप गिर गया। ये देखकर मेरा दोस्त बहुत डर गया, पर मैंने बोला, हवा से उड़ के आया होगा यार। हम लोगों ने देखा कि वहाँ तो कोई हवा भी नहीं चल रही थी। फिर 1 मिनट के बाद उसी रूम से किसी के रोने की आवाज़ आई। हम दोनों डर गए। इसके बाद मैंने मोहित को लिया और उस रूम को खोला। वो रूम पता नहीं क्यों ऐसा बंद था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने एक गिलास में पानी लिया और हनुमान जी को याद करके उस पानी को उस रूम के दरवाजे पर डाला, जिसके बाद वो अपने आप खुल गया। जैसे ही रूम खुला तो ऐसा लगा कोई चीज़ पीछे से भाग के गई हो। उस रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन किया और जो हमने देखा उसे देख के अच्छों के पसीने छूट जाते। हमने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल की होगी, वो एक साइड में बैठी हुई थी और हम दोनों को देखकर हंसने लगी और पता नहीं वो कुछ तो बोल रही थी। हम दोनों ने जल्दी से उस रूम को बंद किया और डर के मारे मोहित के घर में जो मंदिर था उसमें हम दोनों जाकर बैठ गए। अब कुछ समय 3 बजने वाला था। मैंने मोहित से बोला कि मुझे यार घर छोड़ दे, काफ़ी लेट हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। हम दोनों जैसे ही वहाँ से यानी कि उसके घर से बाहर निकले तो पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो जंगल वाले रास्ते पर थे तो वही लड़की एकदम से सामने आ गई और जैसे ही हम उसके करीब गए तो वो गायब हो गई। मोहित ने मुझे अपने घर तो छोड़ दिया डरते हुए, लेकिन अब वो अपने घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर था, इसीलिए उसे निकलना पड़ा। जब वो अपने घर के लिए निकला तब कुछ ही समय के बाद मोहित ने मुझे कॉल किया और बोला, भाई मुझे बचा ले यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने बोला कैसे? जिसके बाद उसने सिर्फ इतना ही बोला, अरे वही लड़की। और मानो एकदम से आवाज़ बंद हो गई। जब मैं गया तो मैंने पाया कि मोहित की आंखें बंद हो चुकी थी और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। तो दोस्तों, ये थी आयुराज की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें ऐना ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कई सारी कहानी शेयर कर रखी है। चलिए
अब इनकी कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बता कर रखा है कि मेरी स्कूलिंग तेजपुर में हुई थी और मेरे रिलेटिव्स भी है तेजपुर में, सो मैं जाते रहती हूँ। मेरा इंसिडेंट लास्ट ईयर की है। इस सितंबर या अक्टूबर के बीच में कुछ 1 साल हो जाएगा। मेरे घर वाले यानी कि मेरे पापा ने हम लोगों का घर फर्स्ट फ्लोर का रेंट पर दिया हुआ था और वहाँ पर एक लड़की और उसके भैया, उसके पापा रहते थे। उसके जो भैया थे जो हमारे घर में रहते थे वो हमेशा ही घर में रहा करते थे और कभी कभार हमारे वहाँ पर भी आ जाते थे। जब भी उसके भैया नहीं होते थे वो लड़की अपने पिताजी को बहुत मारती थी। उसके पिताजी पैरालाइज्ड थे, अच्छे से चल भी नहीं पाते थे और बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन वो लड़की मेरी एज की थी। वो बहुत मारा करती थी। मुझे ये बात मेरे वेकेशन में पता चली, तब कुछ 2019 चल रहा था। एक दिन उसके पापा की डेथ हो गई और उन लोगों ने यानी कि उनकी बेटी और बेटे ने हमारे घर में सिर्फ एक पूजा की। फिर जब मैं 2021 में मेरा कोर्स कंप्लीट करके घर आई थी तब मैं और मेरी कज़िन बहन यानी कि हम दोनों ही उस रूम में रहने लगे। हम लोगों का फर्स्ट फ्लोर राइट पार्ट में 2 रूम, एक किचन और एक बाथरूम अटैच था। मैं बहुत रात तक अकेले ही रूम में गाना सुनती थी। जब मैं गाना सुनकर हो जाता था मेरा तो दूसरे रूम में जाती थी जहाँ पर मेरी कज़िन रहती थी। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है एक कोने से। वहाँ हर रात ऐसा ही फील होने लगा। लास्ट ईयर मैं थोड़ा परेशान भी थी क्योंकि मेरी 12th की जो सर्टिफिकेट थी वो कहीं गुम हो गई थी और मुझे मास्टर्स में एडमिशन भी लेने के थे। जो भी मुझे फील हुआ था मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैं आपको बता दूं 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मुझे तो अच्छी तरह से याद नहीं था, लेकिन काफ़ी महीने के बाद मैं अपनी कज़िन से पूछने के बाद बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं 27th मॉर्निंग से अजीब बिहेव करने लगी थी। बार बार कभी रोती तो कभी हंसती। कभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, फिर कभी हंसकर बोलती कि मुझे सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई दिखाई दे रहा है। खाने में मांस मटन यही सब मांगती। रात को मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको मारने की बात करती थी, फिर बेहोश हो जाती थी। मेरी मम्मी ने एक मौलाना को दिखाया था। उन्होंने बोला कि मुझ में एक बुरी आत्मा का साया है और मुझ पर किसी ने काला जादू किया है, उसी वजह से वो आत्मा मेरे शरीर पर कब्ज़ा बना ली है। एक बात ये भी बता दूं कि वो लोग लोअर आसाम में रहते थे। फिर कुछ 4 दिन के बाद एक पुजारी जी आए और एक दीदी भी आई थी उनके साथ। तब मेरे पापा ने उन पुजारी जी को रूम में ले जाने के लिए कहा और वो देखने के बाद बोले आत्मा रूम के कॉर्नर में बैठी हुई थी। उसके बाद मेरे घर वालों ने बड़ा सा हवन करवाया, तब जाकर मानो कहीं मेरी तबीयत ठीक हुई। वो क्या था क्यों था मुझे तो याद नहीं, लेकिन हाँ आज भी जब ये घटना मैं अपने घर वालों से सुनती हूँ तो कांप जाती हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।